नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं आज के कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें, राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट अमेठी को छोड़कर आज रायबरेली से पर्चा भरेंगे। राहुल गांधी के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि आज रायबरेली में कांग्रेस विशाल जनसभा भी करेगी। राहुल गांधी सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली के लिए रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी के साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रतापगढ़ जनपद के रामपुर विधानसभा से विधायक मोना मिश्रा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के नामांकन में शामिल होंगे। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ सभी कांग्रेसी नेता पहले अमेठी लोकसभा प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के नामांकन में शामिल होंगे। उसके बाद रायबरेली पहुंचकर अपना नामांकन करेंगे। आपको बता दें, फुर्सतगंज एयरपोर्ट से राहुल गांधी का काफिला रायबरेली के लिए रवाना हो गया है। साथ ही केंद्रीय कार्यालय में हवन पूजन करने के बाद राहुल गांधी 12:30 बजे नामांकन दाखिल कर सकते हैं। राहुल गांधी के लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेसियों के साथ साथ पूरे जिले में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ओम शंकर संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम, जिस तरीके से आज रायबरेली से राहुल नामांकन दाखिल करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, राहुल गांधी देर रात में उनके प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा हुई, जिसके बाद जो है पूरे जनपद में कांग्रेसियों के साथ साथ जो है आम जनता में भी जो है एक खुशी की लहर दौड़ गई। और राहुल गांधी जो है अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी के साथ जो है वो रायबरेली पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद जो है वो केंद्रीय कार्यालय में पूजन हवन करने के बाद जो है नामांकन दाखिल करेंगे। बताया जा रहा है राहुल गांधी रायबरेली से पहले अमेठी जाएंगे, उसके बाद रायबरेली आएंगे। तो क्या कुछ समय सीमा तय की गई है कि किस वक्त रायबरेली आकर वे नामांकन दाखिल करेंगे? जी बिल्कुल, जो है जो शुभ मुहूर्त निकाला गया था वो 12:30 बजे के आसपास का निकाला गया है। और राहुल गांधी पूजन हवन करने के बाद जो है वहीं से जो है नामांकन स्थल के लिए रवाना होंगे। और उनके साथ जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तेलंगाना के जो है वो मुख्यमंत्री है वो रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। ओम, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी नामांकन के बाद आज जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? नहीं, अभी जनसभा के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो है उनके नामांकन में जो है जनसैलाब उमड़ने की पूरी संभावना है। जी, कौन कौन सी राजनीतिक हस्तियां राहुल गांधी के साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहने वाली है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, उनकी मां सोनिया गांधी रहेंगी, बहन प्रियंका गांधी हैं और उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी हैं। तो इस तरह से जो है जो प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं वो उनका जमावड़ा आज रायबरेली जनपद में रहेगा। जिस तरीके से आज रायबरेली में तमाम राजनीतिक हस्तियां पहुंचने वाली है, क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? इसके बारे में और बता दीजिए। जी बिल्कुल, जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है और अलग अलग रूट के डायवर्जन किया गया है। आपको बता दें जो है आज भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह का भी नामांकन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रायबरेली पहुंच चुके हैं। तो निश्चित आज रायबरेली पूरे दिन गहमा गहमी में रहेगी। जी, आज बड़ा दिन है। किस तरीके का भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनमानस में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? जी, भाजपा प्रत्याशी की अगर बात करी जाए तो भाजपा प्रत्याशी ने दिनेश प्रताप सिंह ने इससे पहले 2019 में जो है वो सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वो प्रदेश सरकार ने उनको मंत्री बनाया है और फिर रायबरेली में एक बार उनको मौका दिया है। लेकिन राहुल गांधी के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी जिले के
कोलारस विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में चुनावी सभा की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दूरदृष्टि बहुत अच्छी है, वह सही समय पर कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि आज कांग्रेस के पास अब न दशा है न दृष्टि बची है। मैं अपने चौथे कार्यकाल में अगर लाडली बहना योजना ला पाया तो उसका श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाता है। ना सिंधिया कांग्रेस की सरकार गिराते और ना मैं योजना ला पाता। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में एक विशाल आमसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस भव्य राम मंदिर के निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करती है, उसका अब जनता बहिष्कार करने का मन बना चुकी है, क्योंकि कांग्रेस विनाशकाले विपरीत बुद्धि के रास्ते पर चल पड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी छोटी बहन संध्या राय के लिए दतिया की जनता से वोट मांगने आए हैं, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री तय है। तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में काबिज होने जा रही है। मेरी बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस में अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसके कारण कांग्रेस को वोट दिया जाए। ना दिल्ली में सरकार, ना भोपाल में सरकार, ना है ना होने की संभावना है। बताओ, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा है क्या? उल्टे सीधे फैसले कांग्रेस कर रही है, उल्टे सीधे फैसले। अब आप बताओ, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना, तो आपको खुशी हुई कि नहीं? जोर से बोलो ना, खुशी हुई कि नहीं? आनंद उत्सव मनाया गया कि नहीं? बहनों ने दिया जलाए कि नहीं? चारों तरफ खुशी का वातावरण। लेकिन एक पार्टी रो रही थी, क्या नाम उसका? जाको प्रभु दारुण दुख देही बाकी मती विनाश काले। क्या है काय की कांग्रेस? बताओ। और एक तरफ सरकार जहां जल संरक्षण को लेकर अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया जाता है। ऐसा ही एक मामला डिंडोरी के ग्राम पंचायत दुल्हनिया के ग्राम कुंदवारी से सामने आया, जहां बनाए जा रहे गेबियन निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो बोल्डर की जगह मिट्टी डालकर बनाया गया। जब इस बारे में जनपद पंचायत सीईओ से पूछा गया तो जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। और आपको बता दें, बैतूल में तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मुल्ताई जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौथिया के संयुक्त ग्राम गोपाल तलाई के ग्रामीणों ने नहर, पानी और सड़क की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बताया जा रहा है कि गोपाल तलाई के समीप बने वर्धा बांध की नहर से ग्रामीणों को वंचित रखा गया है। यहां का पानी नहर के माध्यम से जिले की दूसरी विधानसभा के ग्रामों तक पहुंच जा रहा है। गोपाल तलाई के ग्रामीणों ने नहर की मांग को लेकर बैतूल से भोपाल तक प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। नाराज ग्रामीणों ने बताया कि जब तक उनकी समस्या का हल नहीं होता, तब तक उनके द्वारा नहर की मांग की जाती रहेगी। आगामी 7 मई को होने वाले लोकसभा में मतदान नहीं करेंगे। पूरे ग्राम के ग्रामीणों ने नहर नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव नजदीक है और नेताओं के लगातार दौरे भी हो रहे हैं। साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच पीसीसी के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान सामने आया,
जिसमें वह भाजपा पर गरजते नजर आए और कहा कि बीजेपी का नेता अगर पाकिस्तान की बात ना करे तो उनकी राजनीति पूरी नहीं होती। देश में जो उन्हें पसंद नहीं तो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। भारत में एक समय ऐसा था कि भारत से ज्यादा खबरें पाकिस्तान से आती थी। साथ ही कहा कि हमारे देश में चुनाव है और देश की भूख, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, किसान, खेत कल्याण की जगह इन्हें पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। बीजेपी का पता नहीं पाकिस्तान इनके चित्त पे कैसा बैठा हुआ है। बीजेपी का नेता अगर पाकिस्तान की बात न करे तो उसकी राजनीति कंप्लीट नहीं होती। देश में जो उन्हें पसंद नहीं कहते पाकिस्तान चले जाओ। भारत में एक तो समय ऐसा था जब भारत से ज्यादा खबरें पाकिस्तान की आती थी। अरे भाई, हमारे देश में चुनाव। और सारनी में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बागडोना व्यापारियों को कांग्रेस प्रत्याशी रामू टीकम के पक्ष में वोटिंग करने के लिए आकर्षित किया गया। इस दौरान कांग्रेस गारंटी कार्ड घोषणा पत्र के 5 प्रमुख बिंदुओं को रखा गया है। ऐसे कई बिंदुओं पर महागठबंधन के नेताओं ने व्यापारियों के बीच रखकर उन्हें रामू टीकम के पक्ष में वोट करने के लिए रिझाया। इन लोग घबरा गए हैं मैनिफेस्टो देख करके। क्या है इसमें खास? इसमें खास ये है कि हमने जो महिलाओं को बात करते हैं, इन लोग विपक्ष वाले महिलाओं की बात करते हैं, हमने करके दिखाया है। अच्छा। हमने 1 लाख रुपया साल को उनको देंगे हम, और जो नौजवान हमारे हैं बेरोजगार उनको भी भत्ता हम देने जा रहे हैं। अच्छा। और हमारा जो मैनिफेस्टो है जो मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये विपक्ष के नेता, सारे हिंदुस्तान के जो विपक्ष के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से घबरा गए हैं। और आपको मैं बताऊं कि अब जो है, जो जनता समझ चुकी है इनकी चाल और चरित्र और चेहरा को। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि चाल, चरित्र, चेहरा, ये जो है महंगाई पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। ये जब भी बात करते हैं तो नेहरू जी की बात करते हैं, ये बात जो है मंगलसूत्र की बात करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से, मनोज जी, इन लोग घबरा गए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो इंडिया अलायंस का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश में, उन उम्मीदवारों का बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही है। जमीनी स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करके उनके अधिकार बताकर स्थानीय क्षेत्र के मुद्दों पर और देश की वर्तमान स्थिति पर इंडिया महागठबंधन लोगों तक पहुंच रहा है। कांग्रेस का जो गारंटी कार्ड है, ये तो उनकी अपनी जो एक गारंटी है देश के आवाम को लेकर, ये निश्चित तौर पर लोगों को वो देंगे। इंडिया गठबंधन का ये जो गारंटी कार्ड है, लेकिन ये जो आप मिट्टी और चावल देख रहे हैं, ये मिट्टी और ये चावल, ये दोनों ही एक आम नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। और इस क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि रोजगार निरंतर घटते। और एमपी के छिंदवाड़ा में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने ग्राम कुंडाली खुर्द में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती कीटनाशक निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। कृषक केवल प्रसाद चंद्रवंशी द्वारा 6 एकड़ जमीन पर जैविक पद्धति से यह किया जा रहा है। कई सब्जियों का उत्पादन से कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को अवगत कराया गया। कृषक चंद्रवंशी द्वारा अपने पुत्र बलवीर चंद्रवंशी के साथ अपनी 6 एकड़ जमीन पर जैविक खाद और जैविक पद्धति से कीटनाशक का निर्माण कर विभिन्न सब्जियों और फलों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। उनके द्वारा प्राकृतिक खेती कर गेहूं, तरबूज, ककड़ी, केला, आम, फरास, टमाटर आदि की फसलें ली जा रही हैं। जैविक खाद और कीटनाशक आदि सभी वे स्वयं तैयार करते हैं। इन्हें बनाने की विधि से भी उन्होंने कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को अवगत कराया और जैविक खेती से मिल रहे सभी लाभों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। और आपको बता दें, बैतूल में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने पैदल मार्च निकाला। खबर बैतूल के मुल्ताई से लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को होने वाले मतदान में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पैदल मार्च निकाला गया। थाना प्रभारी राजेश
सतनाकर के मार्गदर्शन में भोपाल से आए सीआरपीएफ के जवानों ने पुलिस के साथ कदम ताल करते हुए नगर के सभी प्रमुख मार्गों से पैदल मार्च निकाला, जो थाना परिसर से शुरू होकर जय स्तंभ चौक, फव्वारा चौक, नाका नंबर 1, गांधी चौक से बिरुल नाका होकर मुरारी तराय से पुनः थाने पहुंचा। पुलिस ने मार्च के जरिए गुंडा तत्वों को संदेश दिया है कि हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार है। चुनाव में गड़बड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एमपी के सागर जिले के नरियावली थाना अंतर्गत एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया, जिसके लेकर शिकायत फरियादी राम सेवक आदिवासी ने सागर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला नरियावली थाना अंतर्गत क्षेत्र का है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि 25 मार्च को होलिका दहन में गए थे और पत्नी और बच्चों के साथ मेरी बेटी भी सो रही थी। जहां लगभग 2 बजे लौटकर देखा तो नाबालिग बेटी नहीं दिखाई दी। 26 मार्च को नरियावली थाने पहुंचकर नाबालिग का अपहरण करने वालों के नाम सहित रिपोर्ट दर्ज करने गए तो बड़ी मुश्किल से थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन उसमें किसी भी युवक का नाम शामिल नहीं किया गया, जबकि ग्राम के ही रहने वाले 4 लोगों ने बेटी का अपहरण किया है, जिसकी शिकायत फरियादी ने सागर पुलिस अधीक्षक से की। तब उसके बाद से नरियावली थाने में जानकारी लेने जाते हैं तो डांट और फटकार लगाकर भगा दिया जाता है। जिसकी नरियावली थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने कहा कि 20,000 रुपए लेकर आओ, हम ढूंढ लेंगे। तब फरियादी ने कहा मैं गरीब और मजदूर आदमी हूं, पैसा नहीं दे सकता। तब उन्होंने कहा कि तुम खुद जाकर ढूंढ लो। गरीब आदिवासी फरियादी ने शासन, प्रशासन और प्रतिनिधियों से न्याय की गुहार लगाई है। अब पुलिस वालों को कहना ही है भाई साहब के पैसा ले आओ 20,000 रुपया और हम फिर करें कार्रवाई, ढूंढ दें। ऐसा है साहब, तो पैसा हमारा है नहीं, हम गरीब आदमी हैं, आदिवासी हैं, वैसे ही मेहनत मजदूरी करके परिवार को पालन पोषण करते हैं और संगे अब जो भी है कि ढूंढ भी रहे मोड़ी को। सो एक दिन काम कर लेते हैं, 2 दिन हम भूखे रहते हैं, हमने हमारे बच्चा फिर ढूंढ भी जाते हैं, पता लगा होते पता लग नहीं रहा सर। और पुलिस वाले मध्य प्रदेश के नीमच शहर के एक डेंटिस्ट को बंधक बनाकर मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी दी गई, फिर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। अब इस केस में नीमच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की राजस्थान टीम के एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी कार्रवाई शिकायतकर्ता हेमंत कुमार की शिकायत पर की गई। नीमच एसपी अंकित जायसवाल की मॉनिटरिंग में पुलिस थाना नीमच कैंट ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता हेमंत कुमार अग्रवाल ने बताया कि उनका बेटा डॉक्टर नवीन अग्रवाल डेंटिस्ट है और उसने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर से डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में वह ग्वालटोली चौराहा नीमच पर महिमा डेंटल क्लिनिक संचालित करता है। डॉक्टर नवीन अग्रवाल 29 अप्रैल की सुबह क्लिनिक गए थे, लेकिन दोबारा घर नहीं लौटे। रात में उनका मोबाइल भी बंद मिला। बाद में 29 अप्रैल की रात करीब 8 बजे डॉक्टर नवीन अग्रवाल के मोबाइल नंबर से केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान के सब इंस्पेक्टर हरेंद्र चौधरी का कॉल आया। कैंट पुलिस को सूचना थी कि 3 लोगों द्वारा एक व्यक्ति को बंधक बनाकर रखा गया है और उसके साथ में अवैध मादक पदार्थ होने की संभावना को लेकर उससे अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर से फिर हमारी टीम ने इसको इंटरसेप्ट किया और इसमें कार्रवाई की है, जिसमें 3 आरोपी इसमें हम लोग को मिले हैं। उनके पास से 7.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, जो उन्होंने फिरौती के रूप में उससे लिए। कैंट पुलिस को सूचना थी कि 3 लोगों द्वारा एक व्यक्ति को बंधक बनाकर रखा गया है और उसके साथ में अवैध मादक पदार्थ होने की संभावना को लेकर उससे अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर से फिर हमारी टीम ने इसको इंटरसेप्ट किया और इसमें कार्रवाई की है, जिसमें 3 आरोपी इसमें हम लोग को मिले हैं। उनके पास से 7.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं, जो उन्होंने फिरौती के रूप में उससे लिए। कैंट पुलिस को सूचना थी कि 3 लोगों द्वारा एक व्यक्ति को बंधक बनाकर रखा गया है और उसके साथ में अवैध। रेलवे कर्मचारी के क्वार्टर में लाश मिली है। जानकारी के अनुसार 4-5 दिन से वह क्वार्टर में बंद था।
सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पीछे बने कर्मचारी क्वार्टर में लगातार बदबू आने पर क्षेत्रवासियों की सूचना पर जब कैंट थाना पुलिस पहुंची तो वहां रेलवे कर्मचारी संदिग्ध हालत में मृतक पाया गया। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक और एफएसएल टीम ने बारीकी से मुआयना कर शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव लगभग 3-4 दिन पुराना लग रहा है। एफएसएल की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कर्मचारी की मृत्यु के कारण का पता चल पाएगा, क्योंकि शव 3 से 4 दिन पुराना हो गया है, इसलिए शरीर पर कोई चोट के निशान भी स्पष्ट नहीं है। ये पुलिस को सूचना मिली कि रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास जो काउंटर है उसके पीछे जो शासकीय आवास बने हुए हैं वहाँ पे किसी की मृत्यु हुई है। तो पुलिस जब घटना पे पहुंची तो एफएसएल की टीम को भी बुलाया, डॉक्टर साहब लोग आए, उनकी उपस्थिति में डेड बॉडी को बाहर निकाला गया और डॉक्टर साहब लोगों ने देख के और फिर पुलिस ने पीएम के लिए बॉडी को भेजा है। पीएम रिपोर्ट में जो भी सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस कार्रवाई। ये पुलिस नंबर 2 के पास जो काउंटर है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।